तो पर्यावरण शिक्षा के या पर्यावरण शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत हैं और कौन कौन से सिद्धांत हैं मैं आपको बताऊंगा, एक एक करके वर्णन भी बताऊंगा। और बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैं भी एक्सप्लेन करूं एक एक पॉइंट का उस पर ध्यान दीजिएगा और कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर जाइएगा। अगर कॉपी पेन लेके आप नोट डाउन कर लेते हो तो आपको दोबारा हमारा यूट्यूब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार नोट डाउन करके आपकी कॉपी में आ जाएगा तो आप कभी भी उसको पढ़ सकते हो। और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं का मतलब किसी भी बर्विक सीरीज को देखने की जरूरत नहीं है, किसी भी किताब को देखने की जरूरत नहीं है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ना किसी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत है। तो हमारा टॉपिक है आज का पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत। तो हमारी पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत हैं तो लगभग 7 हैं। तो एक देखिए, पहला है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्या है स्टूडेंट? क्रियाशीलता का सिद्धांत पहला है हमारा, क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा है दोस्तों हमारा, दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत पहला, दूसरा व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। आप नोट डाउन करते जाइएगा। तीसरा है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। तीसरा क्या है आपका? निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। चौथा है स्टूडेंट अभिप्रेरणा का सिद्धांत। चौथा कौन सा है? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। पांचवा है आपका रुचि का सिद्धांत। कौन सा है स्टूडेंट? रुचि का सिद्धांत। छठा है आपका, छठा क्या है? छठा है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। और जो सातवां है आपका, सातवां कौन सा है आपका? प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो इस तरह से आपके ये 7 सिद्धांत हैं। इस तरह से आपके ये 7 सिद्धांत हैं पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत के अंदर। पर्यावरण शिक्षण के सिद्धांत जो है वो आपके 7 है स्टूडेंट। कौन कौन से हैं? पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्रियाशीलता का सिद्धांत। दूसरा है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, ठीक है। तीसरा है निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, नोट डाउन कर लीजिएगा। चौथा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। पांचवा है रुचि का सिद्धांत। छठा है आवृत्ति का सिद्धांत। और लास्ट है आपका सातवां प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो ये आपके 7 सिद्धांत। अब मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं एक एक को। स्टूडेंट एक्सप्लेन करके मैं आपको बताता हूं। तो आपका जो पहला सिद्धांत है, पहला सिद्धांत क्या था आपका? पहला सिद्धांत था क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत करके सीखने पे आधारित है।
यानी शिक्षक शिक्षार्थियों के सामने, विद्यार्थियों के सामने ऐसी परिस्थिति रखे, इस तरह से समझाए, इस तरह से बताए कोई भी चीज, कोई भी पाठ कि वो करके सीखने पे आधारित हो, यानी करके सीखने पे आधारित है। यानी ये सिद्धांत, अब मैं लिखूं ये सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है। इसमें छात्र हमेशा क्रियाशील रहता है। इसमें छात्र हमेशा अवलोकन द्वारा सीखता है। क्या स्टूडेंट, ये सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है। इसमें छात्र हमेशा क्रियाशील रहता है, इसमें छात्र हमेशा अवलोकन द्वारा सीखता है। तो जानी अगर हम जब टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो उसको बताता है कि हमें पेंसिल ऐसे पकड़नी है, छोटे बच्चों को पढ़ाता है पेंसिल ऐसे पकड़नी है तो पेन ऐसे पकड़ना है, तो बच्चा उसी अकॉर्डिंग करता है। तो वो करके जो कार्य करता है, पेन की नोक पकड़ी, जो पेन को ऊपर से पकड़ा, जब चलाया, तो एक टीचर छोटी क्लासों में बताते हैं बच्चों को, उस हिसाब से वो बच्चा करता है। तो बच्चा क्या है, कर रहा है, करके सीख रहा है। तो करके सीख रहा है तो ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान दोस्तों स्थायी रहता है। क्या रहता है, स्थायी रहता है। यानी क्रियाशीलता का सिद्धांत करके सीखने पे आधारित है और इसमें छात्र हमेशा क्रियाशील रहता है। देखो क्रियाशील, जब कोई कार्य करेगा, अब हम भी कोई कार्य करें तो हम क्रियाशील रहेंगे, तो क्रियाशील रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे तो हम सीखेंगे भी। तो जो हम करेंगे अपने हाथ से करेंगे तो हम उसमें क्या है, वो ज्ञान हमारे लिए स्थायी भी बना रहेगा। जैसे हम कोई किसी चीज को सीखेंगे तो हम वो ज्ञान हमारा स्थायी भी रहेगा जब हम सीखेंगे। तो करके सीखने पर आधारित ज्ञान है, यानी क्रियाशीलता का जो सिद्धांत है स्टूडेंट, वो क्या है, करके सीखने पर आधारित है। इसमें करके सीखा जाता है। अगला जो हमारा सिद्धांत है, अगला सिद्धांत है हमारा, अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत कैसे? देखो एक क्लास में सब तरह के बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास में एक अधिक बुद्धि वाला बच्चा भी पढ़ता है और एक कम बुद्धि वाला भी पढ़ता है। तो ये होता क्यों है? क्योंकि वंशानुकरण और वातावरण के कारण बुद्धि लाभ पर प्रभाव पड़ता है। यानी वंशानुक्रम, यानी कुछ जीन्स होते हैं, उसके अनुसार ही बुद्धि, जैसे कोई मंद बुद्धि का रह जाता है, कोई तीव्र बुद्धि का हो जाता है। और वातावरण यानी जब हम जिस वातावरण में जन्म लेते हैं उस वातावरण का भी हमारे जीवन पे प्रभाव पड़ता है। हमारे घर का कल्चर कैसा है, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से हमें मार्गदर्शन देते हैं, तो वो क्या है, वातावरण। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसपे? बच्चे पे पड़ता है। तो बच्चा कोई तीव्र बुद्धि का भी होता है और कोई मंद बुद्धि का भी होता है, तो उसके अनुसार शिक्षण दिया जाता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर। यानी एक बालक में, एक टीचर 50 बच्चों की क्लास को पढ़ा रहा है, तो क्लास को पढ़ा रहा है तो उसमें क्या है, तो वो ये देखेगा कि वो अपने स्वर को उच्च भी नहीं रख सकता, वो इतनी जल्दी भी नहीं बोल सकता कि
अधिक बुद्धि का बालक तो उसको समझ ले, लेकिन कम बुद्धि का बालक नहीं समझ पाए, क्योंकि एक क्लास में अलग अलग भिन्नताओं के बच्चे होते हैं, किसी में तीव्र बुद्धि भी होती है और किसी में कम बुद्धि भी होती है। तो टीचर को चाहिए कि वो उसी के अनुसार पढ़ाए, यानी उसकी भ्राम और गति एक सी हो, ना तो किसी मंदबुद्धि वाले पर प्रभाव पड़े यानी कम बुद्धि वाले पर, ना किसी तीव्र बुद्धि वाले पर प्रभाव पड़े। तो व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत क्या है कि पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत आता है। उसमें क्या है कि क्लास में जितने भी बच्चे हों उसको एक ही तरह से आप ट्रीट करें, एक ही तरह से शिक्षक उनको पढ़ाए, यानी सबको समझ में आ सके क्लास में। तो वही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है। इसमें बलतानुकरण और वातावरण का प्रभाव सर्वाधिक रहता है। तो ये दूसरा पॉइंट है आपका। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है निश्चित उद्देश्यों का स्टूडेंट पर्यावरण शिक्षण निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत है। जैसे हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं तो हमारे सफल होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे दोस्तों, निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत क्या है कि हम कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, आप सब बीएड कर रहे हैं, आपको नौकरी पाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होगा, हमें अपने उद्देश्यों को उसी प्रकार से निर्धारित करना होगा। किस प्रकार से? जो हम शिक्षक बनना चाहते हैं। देखिए, शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड भी करनी है, बीएड के बाद आपको शिक्षक भर्ती का परीक्षा भी देनी है। तो परीक्षा देनी है तो उसके लिए आपको उद्देश्य निर्धारित करने पड़ेंगे कि आज कंपटीशन का दौर है तो हमें इतना पढ़ना चाहिए, इतनी देर पढ़ना चाहिए, अब पढ़ना चाहिए, इन विषयों का पढ़ना चाहिए। तो एक अगर हमारे जीवन में एक निश्चित उद्देश्य होंगे तो वो कब होंगे? जब हमारा लक्ष्य निर्धारित होगा। लक्ष्य निर्धारित होगा तो कोई भी लक्ष्य हम तभी पा सकते हैं जब हमारे उद्देश्य निर्धारित होंगे। उद्देश्य निर्धारित होंगे तो हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं और बेहतर ढंग से उन लक्ष्यों को हम पा सकते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, हम तैयारी करे जा रहे हैं, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो हम उसमें सफल भी नहीं हो सकते। सफल होने का चांस 99% कब होता है? जब हमारे उद्देश्य निर्धारित हो। तो इसमें यही है कि निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत क्या कहता है कि निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत कहता है पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कि मनुष्य का, बच्चों का, शिक्षार्थियों का एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग उसके उद्देश्य होने चाहिए, तभी वो उस लक्ष्य को पा सकता है। यही पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत आता है कि पर्यावरण के प्रति हमारे क्या उद्देश्य हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें पर्यावरण को अपनाना है। हमारे उद्देश्य भी रहेंगे पर्यावरण के लिए तो हम पर्यावरण को बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि एक निश्चित उद्देश्य होना अति आवश्यक है। अगला है हमारा स्टूडेंट, 3 हो गए, चौथा क्या है? चौथा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, हमें कोई भी चीज अंदर से हम प्रेरित कब होते हैं? अंदर से, बाह्य कारणों से हम अंदर से प्रेरित होते हैं। तो कैसे प्रेरित होते हैं? हम खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और हमने कोई पर्दा देख लिया कि वो
कम से कम हम उसको जब तक देखते हैं 7-8 घंटे, वो लगभग हमें पढ़ता ही दिखता है। तो पढ़ता दिखता है तो वो होशियार भी बहुत है। तो हमारे अंदर भी ये लगना है कि यार हमें भी पढ़ना चाहिए। तो क्या हुआ, हम प्रेरित हुए तो बाह्य कारणों से, लेकिन अंदर प्रेरित हुए। तो हम अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये सिद्धांत पर्यावरण शिक्षण का मूल सिद्धांत है और यह हमें कोई धारणा अंदर से प्रेरित कराता है। तो इसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। स्टूडेंट देखिए कि ये सिद्धांत पर्यावरण शिक्षण का मूल सिद्धांत है और यह हमें कोई धारणा अंदर से प्रेरित कराता है, तो इसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। अगर हम अंदर से प्रेरित होंगे तो देखिए, अंदर से प्रेरित होंगे तो हमारे अंदर उसके प्रति उत्सुकता होगी। पर्यावरण के प्रति भी अगर हमारे अंदर से प्रेरणा है, हम उत्सुक होंगे तभी हम पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो पर्यावरण शिक्षण के अंदर सिद्धांतों के अंतर्गत आता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा हर चीज पे लागू होती है। देखो, प्रेरणा जीवन में बहुत जरूरी है। बिना प्रेरणा के इंसान नीरस होता है, लेकिन प्रेरणा मिलते ही उसमें एक अजीब सी एक बोले ताकत आ जाती है। किसी चीज को करने के लिए उसमें उत्सुकता आ जाती है, तो वो उस चीज को बड़े चाप से करता है, बड़ी मेहनत से करता है, लगन से करता है, उसमें एक उत्सुकता रहती है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत यही सिद्धांत है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत से हमें प्रेरणा मिलती है। अब मैं आप पर्यावरण के तौर पे लें तो पर्यावरण के प्रति हमारी जो कर्तव्य है, अगर वो हम प्रेरित होकर करेंगे, अगर हमारे अंदर प्रेरणा होगी तो हम पर्यावरण को उसी हिसाब से बचाएंगे। पर्यावरण के प्रति हमारी लगन होगी, उसी हिसाब से पर्यावरण को देखेंगे तो हम उसके लिए कुछ मेहनत करेंगे। जहाँ हम 1 पेड़ लगा रहे हैं वहाँ 4 पेड़ लगाएंगे। तो ये इसका मतलब ये है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत हमें अंदर से प्रेरित होते हैं। आगे है हमारा अगला सिद्धांत। अगला सिद्धांत जो है हमारा, बता लीजिएगा स्टूडेंट, अगला जो सिद्धांत है हमारा, अगला क्या है? अगला है स्टूडेंट रुचि का सिद्धांत। क्या है? देखो स्टूडेंट, ये सिद्धांत यानी कौन सा? रुचि का सिद्धांत। ये सिद्धांत अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करता है, जिससे हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट, हमें किसी जो भी कार्य कर रहे हैं हम उसके प्रति हमें रुचि नहीं है, तो वो कार्य हमें नीरस सा लगेगा, हमें वो बेकार लगेगा। हम उस कार्य करने की जहाँ पर हमें कोई थोप दे तो वो अगर हमें उसमें रुचि नहीं है तो हमें वो नीरस लगेगा, बेकार लगेगा कि अरे कब से पीछा छूटे। तो रुचि का सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। यानी हम कोई भी चीज सीख रहे हैं, अगर हमें रुचि है, पर्यावरण के प्रति भी रुचि है, तो हम उसमें उत्सुकता दिखाएंगे, हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न होगी और उस काम को हम बेहतर ढंग से करेंगे। जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो हमारे अंदर नए नए विचार आएंगे, तो हम एक तरीके की खोज करेंगे।
रुचि से खोज भी उत्पन्न होती है, रुचि से हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो ये रुचि और जिज्ञासा का सिद्धांत है कि हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होता है उस चीज को हम बड़ी उत्सुकता के साथ करते हैं। अब छोटे बच्चों को कैसे कराया जाएगा, छोटे बच्चों को रुचि उत्पन्न कैसे की जाएगी? देखो, कविताएं कहानी सुनाकर पर्यावरण के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनकी कविताएं कहानियां, यानी स्टूडेंट छोटे बच्चों को कविताएं एवं कहानियां सुनाकर पर्यावरण के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यानी छोटे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो उनको रुचि ज्यादातर किसमें आती है? कविताएं कहानियों में। छोटी छोटी क्लास में कविताएं कहानियां भी चलती हैं। तो ईवीएस के अंदर यानी पर्यावरण के अंदर हम बच्चों को कविताएं और कहानियों के माध्यम से अगर हम पर्यावरण के बारे में उन्हें बताएं तो उनके अंदर एक रुचि उत्पन्न होगी और वो बड़े उत्सुकता के साथ उसे पढ़ेंगे, उसे सीखेंगे, उसे जानेंगे। अगर वो बचपन में इस चीज को जानेंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितना उपयोगी है, पर्यावरण हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितने महत्व का है, कितना जरूरी है, तो उसके अंदर उनके अंदर रुचि आएगी और वो आगे चल के हमारी अपनी खुद को तो संतुलित करेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी संतुलित करेंगे। तो स्टूडेंट यही है रुचि का सिद्धांत। अगला है हमारा, अगला जो सिद्धांत है स्टूडेंट, अगला हमारा सिद्धांत है, अगला सिद्धांत कौन सा है? जो छठा सिद्धांत है हमारा, छठा सिद्धांत कौन सा है हमारा स्टूडेंट? छठा सिद्धांत है हमारा आकृति का सिद्धांत। आकृति का सिद्धांत क्या होता है स्टूडेंट? यानी किसी भी पाठ या कथन को बार बार दोहराना आकृति का सिद्धांत कहलाता है। क्या है? किसी भी पाठ या कथन को बार बार दोहराना आवृत्ति का सिद्धांत कहलाता है। यानी हम ईवीएस का कोई पाठ पढ़ा रहे हैं बच्चों को और उनकी समझ में नहीं आता है तो हम उसे दोबारा समझाएं, फिर नहीं आता है तो दोबारा समझाएं। कब तक समझ में नहीं आएगा और उनकी एक बार समझ में आ गया तो वो अपना कर्तव्य का निर्वहन भी कर सकते हैं। यानी पर्यावरण के किसी पाठ को पढ़ा रहे हैं हम, उनकी समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे बार बार दोहराएं। बार बार दोहराने से उनकी दिमाग में आएगा, उनको वो पाठ याद होगा और पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। कौन? बच्चे। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है और आवृत्ति का सिद्धांत भी यही कहता है, किसी भी पाठ या कथन को बार बार दोहराना आवृत्ति का सिद्धांत है। और ये कैसा सिद्धांत है? ये एक स्थायी सिद्धांत है। ये एक स्थायी सिद्धांत है। स्थायी सिद्धांत कैसे? कि हम किसी भी चीज को बार बार दोहरा के बता रहे हैं तो वो उसके अंदर, बच्चे के अंदर स्थायी हो जाता है। वो उस चीज को पूर्ण रूप से सीख लेता है। एक ही चीज को हम बार बार कई बार बताएंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6। बच्चों को हम अगर 10 बार 20 बार बताएं स्टूडेंट तो वो उसके दिमाग में फिट हो जाएगा कि 3 × 2 = 6, यानी 3 × 2 = 6, यानी 3 दूनी 6। तो हम बार बार आवृत्ति का सिद्धांत यही कहता है कि हम बार बार कथन या पाठ को दोहराएंगे तो उनके अंदर क्या आएगी? एक स्थायी हो जाएगा वो ज्ञान। स्थायी ज्ञान के लिए आवृत्ति का सिद्धांत जाना जाता है कि किसी के अंदर स्थायी ज्ञान आ जाए और पर्यावरण के प्रति स्थायी जागरूकता आ जाए, ज्ञान आ जाए तो बच्चा स्वतः ही पर्यावरण के प्रति जागरूक होगा और वो पर्यावरण को बचाने की सोचेगा। अगला है स्टूडेंट, अगला क्या है हमारा?
सातवां और लास्ट का जो है हमारा सातवां कौन सा है स्टूडेंट? सातवां है हमारा प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, आपको ये बता दूं कि क्लास में बच्चे जो पढ़ते हैं उनमें हमें प्रजातंत्र की एक भावना पैदा करना। ठीक है, जिस क्लास में हम पढ़ते हैं उसमें एक भाईचारा भी हो, एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बात करे, यानी विचार विमर्श करे, और टीचर भी जो पढ़ाए तो उसका इंटेंस पढ़ाने का तरीका ऐसा हो जो सबको बराबर बराबर लेके चले, यानी किसी पर्टिकुलर एक बच्चे से इतना लगाव ना हो उसे। वो भी अगर शिक्षक प्रजातांत्रिक होगा तो बच्चे भी प्रजातांत्रिक होंगे। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का यानी एक क्लास के अंदर सभी विद्यार्थियों के प्रति समानता की भावना पैदा करना। यानी अगर शिक्षक एक क्लास में पढ़ा रहा है तो उसका किसी एक के प्रति नहीं झुकाव हो, जब सबके प्रति समानता की भावना हो, और वो बच्चों को भी समानता की भावना सिखाए कि आपस में आप सही रहो, एक मिलजुल कर रहो, एक दूसरे से बातचीत करके रहो। आप अगर लंच में खाना भी खाते हो तो साथ बैठकर खाना खाओ। तो इससे क्या होगा, प्रजातांत्रिक मूल्य डेवलप होंगे उनके अंदर। तो यही हमें पर्यावरण शिक्षा के अंदर भी करना है। पर्यावरण शिक्षा के अंदर भी प्रजातांत्रिक मूल्य होना बेहद जरूरी है, तभी बच्चों के अंदर पर्यावरण के प्रति कर्तव्य पैदा होंगे। जो अब वो अपने सहपाठी के प्रति, अपनी क्लास के प्रति कर्तव्य रखेंगे तो जाहिर सी बात है वो पर्यावरण के प्रति भी कर्तव्य रखेंगे। तो स्टूडेंट और दोस्तों, बॉयज एंड गर्ल्स, कि ये 7 सिद्धांत थे किसके? बॉयज एंड गर्ल्स, ये 7 सिद्धांत थे पर्यावरण शिक्षण के 7 सिद्धांत थे, जो मैंने आपको बोर्ड पर विस्तृत तरीके से इनका वर्णन किया है। यानी मैंने पॉइंट भी लिखा है इसके, प्लस आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो आई होप कि आपकी समझ में जरूर आएंगे ये, और आप इनको पढ़िएगा। ठीक है, चलो आगे की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।